Hi everyone, hello. My name is Anchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel, The Chem Squad. और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस की फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ से शुरू करेंगे एंड देन फर्स्ट ऑर्डर पे जाएंगे, उसके क्वेश्चंस, उसके ग्राफ्स, सेकंड ऑर्डर वगैरह वगैरह nth ऑर्डर तक चलेंगे। तो सबकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस अपन लोग करने वाले हैं साथ में। इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई ये करते क्यों है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो भी आप निकालते हो हमें बताई जाती है, जीरो जीरो ऑर्डर की ऐसे निकलती है, फर्स्ट ऑर्डर की ऐसे निकलती है। गेम ये है कि निकालते क्यों है। तो निकालते इसलिए है क्योंकि हर किसी के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पे ग्राफ्स बनाते रहना, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का चीज़ें फिगर आउट करना कि क्या हो सकती है उसकी लाइफ टाइम या कब वो आधा खत्म हो जाएगा, ये सब हर किसी के लिए करना बहुत टीडियस हो जाता है। तो लोगों ने बोला कि सुनो, एक कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन उठाओ, उसके लिए ये सब हम डिराइव कर रहे हैं, एक इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आएगी। इसमें अगर आपको इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट पता है, अगर आपको टाइम पता है, रेट कांस्टेंट पता है, तो आप कितना अमाउंट बचा है रिएक्टेंट का वो निकाल सकते हो और ऐसे आप चीजें खेल सकते हो। आपको बार बार ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। जस्ट एक ऑर्डर पता होना चाहिए कि अच्छा जीरो ऑर्डर की बात करनी है, चल यार इक्वेशन लगा, पता कर क्या चाहिए कितना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर की बात करनी है, इक्वेशन लगा, क्या चाहिए कितना चाहिए, तुम्हारी आंखों के सामने आ जाएगा। इनफैक्ट ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस ये भी हेल्प करती हैं जानने में कि वो जो रेडियो एक्टिव डीकेज होते हैं ना, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं, तो कितने टाइम बाद इतना वो रेडियो एक्टिव मटेरियल डीके हो चुका होगा कि वो विद इन द सेफ लिमिट्स आ जाए। ये भी तो फिगर आउट करना होगा ना कि भाई कब उसको निकाल सकते हैं, को इतना स्टोर करके रखा है, कब ऐसा होगा कि कभी इतने सालों बाद ऐसा टाइम आएगा कि भाई अब ये जो है ये उसको क्या बोलते हैं कि ऐसे बियरेबल लिमिट में आ गया, मतलब अब तंग नहीं करेगा ये, अब रेडिएशन उतनी इफेक्ट नहीं करेगी, अब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इफेक्ट रह गया, तो अब इसको हम रिलीज कर सकते हैं दुनिया में। ऐसा सा समझने के भी काम आता है क्योंकि हमें पता है कि रेडियो एक्टिव मटीरियल जो होते हैं उनका डीके जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो हमें पता है इनिशियली कितना लिया है, रेट कांस्टेंट पता है, कितने अमाउंट के बाद वो उसका इफेक्ट कम हो जाएगा वो पता है, तो टाइम पता चल जाएगा कि भाई इतने टाइम बाद इसको निकाल सकते हो, इतना तंग नहीं करेगा ये। ऐसे गेम होती है। तो अब उसको फिगर आउट कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन है अपने पास, ए गिव्स पी, ए जो है वो रिएक्टेंट है, पी जो है वो प्रोडक्ट है। हमें इस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में हर केस में डिराइव करना इतना आसान हो जाता है क्योंकि हमें बस इतना करना होता है कि थ्योरेटिकल रेट जो होता है उसको एक्सपेरिमेंटल रेट के इक्वल करना है। एक्सपेरिमेंटल रेट रेट लॉ से आता है, थ्योरेटिकल रेट वो डिफरेंशियल इक्वेशन से आता है। तो माइनस डी ए बाई डी टी, दैट इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पर यूनिट टाइम। माइनस इसलिए लगा है क्योंकि ए की कॉन्सेंट्रेशन समय के साथ घटती है, याद है, तो इसलिए हम माइनस साइन लगाते थे रिएक्टेंट्स के आगे। इज इक्वल टू रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, जीरो ऑर्डर है, तो रेट कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर जीरो, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो बस इसकी शक्ल दिख गई, ए वाला पार्ट जो है वो एक साथ ले आओ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस डी ए बाय ए टू द पावर जीरो क्या होता है, वन होता है ना, पहले तो लेके ही क्यों हूँ, सीधा इसको वन कर दो, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, तो ये हो गया माइनस डी ए इज इक्वल टू के डी टी, या फिर मैं लिख सकती हूँ डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी। ठीक है, ये इक्वेशन तक पहुंच गए। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मतलब इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करते हैं। मान लो टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे तुमने जो रिएक्टेंट ए लिया है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कुछ ए नॉट थी, और टाइम t इज इक्वल टू टी पे जब तुम ऑब्जर्व करोगे किसी टाइम पे तब रिएक्टेंट कितना बचा है वो ए है। ये ए क्या बताता है बच्चा, कितना वो बचा है, क्योंकि रिएक्टेंट रिएक्ट करता है ना, और अगर रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा तो यूज अप होगा, खत्म होने लगेगा, कुछ अमाउंट उसका बच जाएगा। ठीक है जी, तो ए गिव्स पी है, हमें पता है टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे ए नॉट था, और टाइम t इज इक्वल टू टी जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उस पर वो कुछ ए है। खेलना चालू करते हैं। तो अगर मैं इक्वेशन को इंटीग्रेट करना चाहूँ और मैं सोचूं कि माइनस उधर ले जाती हूँ ना, एक सेकेंड, और मैं सोचूं कि मैं टाइम जीरो जैसे इनिशिएट किया से टाइम टी तक जा रही हूँ, तो टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है ए नॉट, और टाइम टी इज इक्वल टू टी पे
रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है ए, इंटीग्रेट करते हैं दोनों तरफ को, यहाँ पे इंटीग्रेशन से क्या आएगा ए माइनस, ओहो पहले तो पूरा लिखना पड़ेगा ना, डी ए को इंटीग्रेट करेंगे तो ए, लिमिट्स क्या है ए नॉट से ए इज इक्वल टू माइनस के टी, लिमिट्स क्या है 0 टू टी, तो ये आ जाएगा ए माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। ये है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो दुनिया का कोई भी वो रिएक्शन दे दे और वो बोले कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो हम उसमें चीजें निकालने के लिए इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, जहां पे ए जो है वो बताता है कि कितना रिएक्टेंट बचा है आफ्टर टाइम टी, ए नॉट है कि कितना रिएक्टेंट आपने लिया था शुरू में, टी बताते हैं कितने समय के बाद आपने उसको ऑब्जर्व किया, और के होता है वही रेट कांस्टेंट, वो रेट लॉ वाला। ठीक है जी, दिस इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। यहां तक अपन लोग पहुंच चुके हैं। अब मेरे को ये बात समझ आ गई कि अच्छा ठीक है, दुनिया का कोई भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन लो, उसके लिए मैं ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी लगा सकती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद ये कोफिशिएंट 1 है तब यूज हो रहा है, कोफिशिएंट वाली गेम अलग है, जब कोफिशिएंट ए का स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट जो है वो 1 के अलावा कुछ और होगा तो इक्वेशन बदलती है, पर वो बात करेंगे इवेंचुअली। अभी मान के चल रहे हैं कि अगर स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो हम यही इक्वेशन लगाएंगे। तो रिएक्टेंट की कहानी तो समझ आ गई, ठीक है, डिराइव कर लिया, बहुत बढ़िया हो गया, ताली बजा दी। अब प्रोडक्ट कैसे फिगर आउट करें? ए रिएक्टेंट है, उसने पी दिया है, मेरे को ना पी की कॉन्सेंट्रेशन भी चाहिए टाइम टी पे, मुझे वो बताओ कैसे निकालेंगे। तो वो निकालने के लिए थोड़ा सा मूल कॉन्सेप्ट की कहानी याद होनी चाहिए। देखो जी, शुरू में ए रिएक्टेंट था, वही पड़ा था, तो हमने बोला ये ए नॉट है, पी कुछ है ही नहीं, हम मान रहे नहीं है अभी। फिर इवेंचुअली ए रिएक्ट करेगा, वो यूज अप होता जाएगा, वो घटता जाएगा और पी बनता जाएगा। सिर्फ स्टोक्योमेट्री से खेलना है। देखो मान लो एक्स रिएक्ट किया, ठीक है, तो हमें स्टोक्योमेट्री से ये पता है कि अगर एक रिएक्ट करेगा तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, एक से एक बनता है, तो अगर ये एक्स रिएक्ट करेगा तो ये एक्स बनेगा, और ये बचेगा कितना बच्चा, शुरू में हमने ए नॉट लिया था, एक्स हम रिएक्ट करा चुके हैं, तो बचेगा कितना ए नॉट माइनस एक्स। ठीक है, हमें इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन किसके लिए पता है? रिएक्टेंट के लिए। यूज करके देखें, हमको मालूम है a इज इक्वल टू ए नॉट माइनस एक्स। ए क्या है, कितना बचा, यही है ना, और इस a को मैं क्या लिख सकती हूँ, ए नॉट माइनस के टी, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से दिस वुड बी इक्वल टू ए नॉट माइनस एक्स, तो ए नॉट से ए नॉट उड़ा दो, x इज इक्वल टू के टी आ जाएगा, और ये x है क्या, प्रोडक्ट कितना बना है, तो प्रोडक्ट कितना बना है उसकी इक्वेशन भी आ गई, k देगा t देगा, x पूछ लेगा, पर ना कोई कोई एक एक चीज खिलवाता रहेगा। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाली कैसे जाती है, निकाली क्यों जाती है, ये मैंने आपको बता दिया है। किसी भी टाइप के ऑर्डर को आपको दे तो आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालने के लिए रट्टे मत मारना, सीधा याद रखना कि जो थ्योरेटिकल रेट की इक्वेशन थी वो इक्वल होती है रेट लॉ से आने वाले रेट की। तो माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। फिर उसके बाद उसको अरेंज करो, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, आपके सामने इक्वेशन आ जाएगी, और वो हर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वैलिड है, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट अगर रिएक्टेंट का 1 हो। ठीक है, अब खेलते हैं ग्राफ्स की कहानी। अब हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस कर लिए, तब उनके ग्राफ्स देखते हैं कैसे होते हैं। लेट्स गो। अगर कोई बोले कि सुन तू ना रेट वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है उसका ग्राफ बना दे, तो हम उसको बोलेंगे देख भाई तूने जीरो ऑर्डर की बात करी है, जीरो ऑर्डर नाम सुनते ही मेरे को एक बात समझ आती है कि रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बाद जीरो की बात कर रहा है तू, तो रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट हो जाएगा, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो मैंने बोल दिया रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। इसीलिए 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 जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ना यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू यूनिट ऑफ रेट होता है, और ये तो तुमने रट्टा मारा हुआ है,
वैल्यू ऑफ के भी तो इक्वल टू वैल्यू ऑफ रेट आती है। तो रेट जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा और उसकी वैल्यू हमेशा के रहेगी, चाहे तुम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाओ या तुम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घटाओ। असर्शन रीजन क्वेश्चन भी बन सकता है, इस पे सिर्फ ग्राफिकल क्वेश्चन नहीं आ रहा, स्टेटमेंट क्वेश्चन बन सकता है। आराम से बैठ के सोचो कैसा बनेगा कि इफ इनिशियली, या अच्छा खासा एमसीक्यू बन सकता है कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि इनिशियली कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन था, तो मैंने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ली मान लो 2 मोलर, जब मेरे रेट की वैल्यू आई 0.5 मोलर पर सेकेंड मान लो, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बोलूं कि अच्छा इफ ए नॉट इज इक्वल टू 5 मोलर, तब रेट की वैल्यू क्या होगी। ऐसा क्वेश्चन भी तो बन गया और इसमें कुछ सॉल्व करना ही नहीं था, कुछ दिमाग लगाना ही नहीं था। जहां लिखा हुआ है कि भाई वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, वो लिखेगा ना फॉर अ पर्टिकुलर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, वही बात खत्म हो गई थी कि रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। बन गया क्वेश्चन यार। अब वो इस बात पे कितनी तरह के क्वेश्चन बना सकता है। तुम क्या याद करके जाते हो, रेट लॉ। तुम्हें पता होता है रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर 0 लिखना है, तो रेट इज इक्वल टू के, ठीक है, उसको पता है तुम इस तरीके से आता है। उसने फालतू में न्यूमेरिकल बना दिया, फिर सॉल्व करने लग जाओगे क्या। फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 2 मोलर है तो रेट जो है वो फलाना फलाना है। अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 5 मोलर ले ली तो रेट को क्या होगा। तुम बोले कुछ नहीं होगा भाई, रेट की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, उसका कॉन्सेंट्रेशन से लेना देना है ही नहीं, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, समझे। तो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट इनकरेक्ट में भी आ सकता है, असर्शन रीजन में भी आ सकता है। तो चीजों को समझना चालू करो ताकि रट्टों के बियॉन्ड थोड़ा सा सोच पाओ, और अगर जो चीजें पढ़ी हैं उसी से रिलेटेड वो कोई और क्वेश्चन बना दे तो तुम अटको ना। न्यूमेरिकल बन गया था ये, अटक सकते थे ना, 4-5 और वैल्यू लिख देता, वो टाइम टू लिख देता, फिर फंस जाते, सॉल्व करने लगते, पता नहीं क्या करना ही नहीं था। गेम समझ आई, ठीक है। आई होप बातें समझ आ रही है, नहीं आ रही तो कमेंट सेक्शन में तुम्हारी आंखों के सामने उसमें टाइप कर दो क्या बात नहीं समझ आई, वो समझा दूंगी अगली वीडियो में दोबारा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर मुझे प्लॉट करना है रेट वर्सेस टाइम फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यार एक बात बताओ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम सबने पढ़ा हुआ है क्या, रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हम सबने पढ़ा है। और तुमने तो ऐसा रट्टू तोतों की तरह रटा हुआ है इसको, है ना। तो अगर रेट जो है वो बदल ही नहीं रहा है कॉन्सेंट्रेशन बदलने पे, मतलब रेट जो है उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू के है, तो वो समय के साथ के ही तो रहेगी। अगर रेट की वैल्यू हमने बोल दी इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए रेट की वैल्यू के इक्वल है, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो वो तो के ही है ना यार। तुम बैठे रहो 1 घंटा, 1 घंटे बाद भी वो के ही होगा, क्योंकि रेट की वैल्यू ही के आनी है, रेट इज इक्वल टू के आ ही रहा है, तो वो समय के साथ भी तो के ही आएगा। तो रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन दे दे तो तुम ऐसा बना देते तो रेट वर्सेस टाइम का भी तो ऐसा ही बनाओगे, स्लोप जीरो वाला, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम बनाना है, ठीक है जी। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमको आती है, ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। ध्यान से इसकी शक्ल की तरफ देखिए, बहुत ध्यान से, y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स छलक रहा होगा आपको, देखो देखो, थोड़ी थोड़ी झलक है। a इज इक्वल टू वाई, इंटरसेप्ट इज इक्वल टू ए नॉट, स्लोप मैं क्या जी, स्लोप इज इक्वल टू माइनस के, और एक्स एक्सिस पे जो है वो t है। तो देख लो, अगर प्लॉट करोगे तो कैसा दिखेगा कि कोई इंटरसेप्ट होना चाहिए और स्लोप जो है वो माइनस के इक्वल है। बन गया जी ग्राफ, आपके सामने है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा दिखता है, और ये यहाँ पे टच करता है। ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता होगा, आराम से सोचते हैं। ये कोई टाइम है, टाइम है ना ये तो, लेकिन ये किस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक ऐसा टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है जहां पे ए की वैल्यू 0 है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलोंग तो टाइम है ना,
यहाँ पे ए तो 0 है ना, तो ये एक ऐसे टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है जहां पे मेरा ए 0 और ए क्या था, कितना रिएक्टेंट बचा है। तो ये टाइम वो टाइम है, वो टाइम जहां रिएक्टेंट खत्म भैया, खत्म, टाटा बाय बाय, रिएक्टेंट बिल्कुल खत्म हो चुका है। रिएक्टेंट कंप्लीटली खत्म होना मतलब लाइफ टाइम बताता है। करेंगे इसकी बातें और आएंगे इसके फॉर्मूला पे, पहले बात तो समझ लें। तो ये पर्टिकुलर टाइम वो टाइम बताएगा हमें जहां पे ए की वैल्यू 0 है, मतलब द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिड्यूसेस टू 0 और द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिड्यूसेस टू 0, मतलब रिएक्टेंट बचा ही नहीं है। और अगर रिएक्टेंट बचा ही नहीं है तो लाइफ टाइम बता रहा है ना वो। ठीक है जी, तो ए वर्सेस टी का ग्राफ या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसा दिखेगा। प्रोडक्ट वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा दिखेगा? हमने बोला कि हमारा रिएक्शन ए गिव्स पी है कुछ, हमने बोला टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे ये ए नॉट था, ये कुछ नहीं। फिर समय पास हुआ और कुछ रिएक्टेंट रिएक्ट किया, प्रोडक्ट बनना चालू हुआ, ये कुछ एक्स रिएक्ट कर गया, तो ये भाई साहब बचे ए नॉट माइनस एक्स और ये भाई साहब बने एक्स। अब इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमारे पास रिएक्टेंट की टर्म्स में होती है, तो हमें पता है ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, और ये ए है क्या, कितना रिएक्टेंट बचा है। जो यहाँ से अगर हम देखें तो ए नॉट माइनस एक्स के इक्वल है, तो देख लो यार इक्वेट करके एक्स की वैल्यू के टी के इक्वल है, तो एक्स इज इक्वल टू के टी या फिर प्रोडक्ट इज इक्वल टू के टी हो जाएगा। क्या इनिशियली प्रोडक्ट था इस पर्टिकुलर केस में? नहीं था, तो ये ग्राफ 0 से शुरू होगा क्योंकि इनिशियली प्रोडक्ट था ही नहीं। इतना हम मान रहे हैं कि इनिशियली प्रोडक्ट का नामो निशान नहीं था, फिर वो प्रोडक्ट बनना चालू हुआ था। ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स दिख रहा होगा आपको, जहाँ पे y है p, x है t, तो स्लोप है k, पॉजिटिव स्लोप है, मतलब समय के साथ साथ p की वैल्यू बढ़ रही है, जो होगा भी प्रोडक्ट समय के साथ साथ बनेगा, तो इसका ग्राफ ऐसा आएगा, स्ट्रेट लाइन विद अ पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, अगर मैम ऐसा कोई केस हो कि हम बोलें कि चल शुरू से ना थोड़ा सा पी पड़ा था और फिर ए ने रिएक्ट करना शुरू किया और पी बना, मतलब इनिशियली कुछ ए भी पड़ा था कुछ पी भी पड़ा था मैम, फिर ए ने रिएक्ट किया समय के साथ साथ और हमने देखा कि ए कुछ यूज हो गया, तो ये चीज ए नॉट माइनस एक्स बताता है कि टाइम टी पे ए कितना या रिएक्टेंट कितना बचा। ये एक रिएक्ट करता तो ये एक बनता, एक्स रिएक्ट किया तो बच्चा ये एक्स बनेगा, लेकिन ये कुछ पड़ा भी तो था ना, तो टोटल प्रोडक्ट इस टाइम पे, टोटल प्रोडक्ट एट टाइम टी इज इक्वल टू शुरू में कितना था प्लस कितना बना। तो अब समझते हैं इस चीज को, फिर से वही गेम, हम x की वैल्यू इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से ही निकाल सकते हैं जो हमारे पास रिएक्टेंट की है यार, a इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी विच इज ऑल्सो इक्वल टू ए नॉट माइनस एक्स, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू के टी। मान रहे हो, x इज इक्वल टू के टी हो गया। ठीक है जी, अच्छा यहाँ सब्सटीट्यूट करो, p इज इक्वल टू पी नॉट प्लस के टी हो जाएगा यार, फिर से स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, जहां पे y है p, इंटरसेप्ट है p नॉट, स्लोप है k पॉजिटिव स्लोप और x है t। तो अगर हम p या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम प्लॉट करें इस बार, तो कुछ इंटरसेप्ट होगा, कुछ इंटरसेप्ट होगा और स्ट्रेट लाइन होगा पॉजिटिव स्लोप के साथ और स्लोप की वैल्यू होगी x के इक्वल। तो इन दोनों ग्राफ में फर्क क्या है? इस केस में इनिशियली हमने कुछ प्रोडक्ट नहीं पढ़ा हुआ देखा था, प्रोडक्ट समय के साथ बना था, तो हमने बोला कि शुरू में प्रोडक्ट 0 था, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे प्रोडक्ट भी 0 था, फिर वो समय के साथ बनता गया। लेकिन इस केस में हमने बोला कि जब हमने ये रिएक्शन शुरू किया तो थोड़ा p भी पड़ा था, तो देखिए टाइम t इज इक्वल टू 0 पे प्रोडक्ट 0 नहीं है, वो कुछ p नॉट के इक्वल है। ठीक है जी, तो ये दो ग्राफ प्रोडक्ट के भी
आ चुके हैं। आई होप यहाँ तक मैंने जितना बोला है वो बातें अच्छे से समझ आई होंगी। छोटी सी भी दिक्कत, तकलीफ, दुख, परेशानी है तो खुल के बताओ, नहीं है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना कि भाई कोई दिक्कत नहीं हो रही, बढ़िया समझ आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, सुनना, हाफ लाइफ, आधी जिंदगी, ये हमें बताता है कि कितना टाइम लगा आधा रिएक्टेंट यूज अप होने में। ध्यान से सुनना, टाइम टेकन फॉर हाफ ऑफ द रिएक्टेंट टू गेट रिएक्टेड और टू गेट यूज्ड अप, बहुत फर्क है। मैं ये नहीं बोल रही कि इट इज द टाइम टेकन फॉर हाफ ऑफ द प्रोडक्ट टू फॉर्म, नहीं बोला मैंने प्रोडक्ट की बात ही नहीं करनी है, मैंने बात करनी है सिर्फ रिएक्टेंट की, क्योंकि मेरी नज़र सिर्फ रिएक्टेंट पे है। मैं ये बात करूंगी कि कितने टाइम लगा उस रिएक्टेंट को अपनी आधी कॉन्सेंट्रेशन को यूज अप करने में, उसको बोलते हैं हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। क्यों मैम? अगर ए से बी पी बन रहा है तो अगर आधा ए रिएक्ट कर गया तो पक्का पक्का आधा पी बनेगा तो सही। पता नहीं ना यार, मैकेनिज्म थोड़ी दिया उसने तो बातों में से बात निकाली तो बात निकल गई ना, उसने अपन को मैकेनिज्म थोड़ी दिया है। देखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन सिंगल स्टेप तो होने से रहा है ना। यहाँ तो हम हाइपोथेटिकल गेम खेल रहे थे ना कि ऐसा हो रहा होगा कि उतना ही बन जा रहा होगा फटफट फटफट। ठीक है, अगर मान लो वो हमसे लॉजिकल बात करे तो हम उसको बोलेंगे देख पता तो हमको भी है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन एलिमेंटरी नहीं होता है, एक स्टेप में तो कतई नहीं होगा, मल्टीपल स्टेप्स में होगा, ये हमको भी पता है ना तुमको। ए नहीं पता तो मैंने ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी पे 3 पार्ट्स निकाले थे जिसमें फीचरिंग जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी था, जिसमें पूरा समझाया था कि क्यों जीरो ऑर्डर रिएक्शन कभी भी सिंगल स्टेप नहीं हो सकता है, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएंगी चीजें। ये भी देख के आना यार, ऐसे मत करो, अगर नहीं देखा है तो देख के आना, हाँ प्लीज। तो आगे की बात सुनो। तो हम, मुझे क्या पता बन रहा हो आधा प्रोडक्ट, क्या पता बन रहा हो, क्या पता नहीं बन रहा हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि ए कुछ सी बना रहा हो फिर वो सी पी बना रहा हो, तो आधा ए जब रिएक्ट कर गया तब तक बस सी बना है, पी बनना ही नहीं चालू हुआ। पिछला जो मैंने ये ग्राफ बनाया ये तो हम ऐसा सोच के चल रहे हैं ना कि अरे बन रहा होगा उतना, पर अगर मैं लॉजिक से चलूं तो मैं पक्का बोल ही नहीं सकती यार, जब मुझे पता है मैकेनिज्म चल रहा है तो मुझे सोचना पड़ेगा ना कि यार स्टेप्स चल रहे हैं यार, पता नहीं बनेगा पी तब तक कि नहीं, क्या पता बीच में किसी इंटरमीडिएट पे अटका हुआ हो अभी, क्या पता बन भी जाए। तो हम ऐसा बोल नहीं सकते। इसीलिए जब भी ये हाफ लाइफ, लाइफ टाइम, T99, T75 ऐसे शब्दों की बात होती है ना तो वो रिएक्टेंट की टर्म्स में होती है, क्योंकि हम उस पर नजर गड़ा के बैठे हैं। हमने हर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन सिर्फ रिएक्टेंट के टर्म्स में निकाली है, हमारा पूरा रेट लॉ रिएक्टेंट की बात करता है यार, तो हम उसी की बात करते हैं। तो हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज द टाइम टेकन फॉर हाफ ऑफ द रिएक्टेंट टू गेट यूज्ड अप। बस, क्या ये पक्का पक्का इक्वल टू द टाइम टेकन है फॉर हाफ ऑफ द प्रोडक्ट टू फॉर्म? ना ना, ऐसे कैसे, प्रोडक्ट की बात ही नहीं कर रहे हम, हमको नहीं पता यार, मैकेनिज्म थोड़ी दिया तूने। हमको इतना पता है कि रिएक्टेंट आधा यूज होगा, पता नहीं उसका जो होना है हो, वो उसकी किस्मत, वो उसकी डेस्टिनी। हमें ये पता है आधा यूज हो जाए जब तो उसको टी हाफ या T50 कहा जाता है। तो अब सोचो, मान लो मैंने इनिशियली ए नॉट लिया था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट बचा ए, तो ये ए किसके इक्वल होगा? सोचना, मैं हाफ लाइफ की बात कर रही हूँ। हाफ लाइफ में मुझे ये पता है आधा रिएक्टेंट यूज हो गया, इसका मतलब यूज हुआ या रिएक्ट हुआ A0/2, रिएक्ट हुआ A0/2, तो बचा कितना, ए कितना हुआ यार? अगर A0 लिया था और A0/2 रिएक्ट कर गया तो A0/2 ही तो बचा। एक लिया, आधा रिएक्ट कर गया तो आधा ही तो बचा, तो टाइम t पे रिएक्टेंट कितना बचा? A0/2। तो इक्वेशन में पुट करो, हमें पता है A इज इक्वल टू A0 माइनस KT होता है, व्हेन T इज इक्वल टू T हाफ, वरना मैं इसके आगे आ जाऊंगी, T इज इक्वल टू T हाफ, तो A0/2 इज इक्वल टू A0 माइनस KT हाफ। A0/2
माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी हाफ, ए नॉट बाई 2 के आ जाएगा टी हाफ के इक्वल। एक स्टेप खा गई हूँ, आई होप इतना समझ आया होगा। तो हाफ लाइफ इज इक्वल टू initial concentration of reactant, initial concentration divided by 2 into rate constant of the reaction, divided by 2 into rate constant of the reaction। ठीक है जी, ये आ गया हाफ लाइफ की इक्वेशन। तो हाफ लाइफ वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ भी आना चाहिए जब इक्वेशन आ गई है तो टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2 के होता है। तो मैं बोल सकती हूँ टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, या फिर टी हाफ इज इक्वल टू, क्या लिखूँ इसको, एम एक्स, क्योंकि देखना 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 टी हाफ इज इक्वल टू, देखना 1/2 के इंटू ए नॉट लिख दूँ, 1/2 के इज स्लोप, ए नॉट इज एक्स। तो टी हाफ वर्सेस ए नॉट का ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन विद अ पॉजिटिव स्लोप, और स्लोप की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, 1/2 के, स्लोप की वैल्यू हो जाएगी 1/2 के। आ गया यार इसका ग्राफ भी। तो हाफ लाइफ फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। समझो 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 समझो। असर्शन रीजन, रुको नए पेज पे लिखूंगी, एक्साइटमेंट हो रही है। असर्शन रीजन या स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 टाइप का क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 कहती है if the initial concentration of a reactant is doubled, the rate of the reaction doubles for a zero order reaction। ठीक है। और स्टेटमेंट 2 कहती है कीपिंग के सेम if initial concentration of reactant for a zero order reaction is doubled, the half life doubles। ऑप्शन ए है स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 रॉन्ग। ऑप्शन बी है स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 करेक्ट। ऑप्शन सी है स्टेटमेंट 1 रॉन्ग, स्टेटमेंट 2 करेक्ट। और ऑप्शन डी है बोथ रॉन्ग। बोथ, वो ये 2 बार हो गया ना, रॉन्ग करेक्ट, वो करेक्ट था, ठीक है, बोथ रॉन्ग। तो सोचो, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टेकन, इट इज इंडिपेंडेंट। तो रेट में तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। स्टेटमेंट 1 हो गई गलत, साक्षात बिल्कुल गलत। तो ना ये आंसर हो सकता है ना ये। 50-50 केबीसी में पधारी है, आपका स्वागत है। ना आंसर ए हो सकता है ना बी, बात खत्म हो चुकी है। स्टेटमेंट 2 पे फोकस करते हैं। अगर हम बोलते हैं टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2 के, वो कह रहे के सेम रख, इसको चेंज कर, तो ये भी बदलेगा यार, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल बदलेगा। तो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। आगे स्टेटमेंट के क्वेश्चंस सोचो। न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस जहां से आते हैं, जहां से अब तक सिखाया गया है कि बस 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 इक्वेशन देखो क्वेश्चन करो, इक्वेशन देखो क्वेश्चन करो, वहां से आ गए यार स्टेटमेंट क्वेश्चंस। बन गया लॉजिकली कुछ, क्योंकि दिमाग लगा लेना, क्योंकि उन्हीं इक्वेशन से ये स्टेटमेंट्स एक्सट्रैक्ट आउट हो सकती हैं। तो हर चीज को रटने के पर्पस से मत पढ़ा करो, समझने के पर्पस से पढ़ा करो। ग्राफ्स भी खुद बन जाएंगे, और वो दुनिया का कोई स्टेटमेंट क्वेश्चन बना ले, तुम्हारा दिमाग लग जाएगा तो तुमसे वो भी हो जाएगा। ठीक है, हाफ लाइफ की बात कर लेते हैं, ओ सॉरी लाइफ टाइम की बात कर लेते हैं, सॉरी लाइफ टाइम की बात करते हैं। अब लाइफ टाइम क्या बताता है, लाइफ टाइम बताता है जब रिएक्टेंट पूरा यूज हो जाए। जब रिएक्टेंट पूरा यूज हो जाए तो हम बोलते हैं कि लाइफ टाइम ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहा है। ठीक है जी। तो पूरा अगर रिएक्टेंट यूज हो गया तो एट टाइम टी
कांस्टेंट बचा कितना, ए जो हम बोलते हैं कितना बचेगा, अगर पूरा यूज ही हो गया तो बचा 0। दैट इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी होता है, 0 इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के, लाइफ टाइम को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो लाइफ टाइम इज इक्वल टू ए नॉट बाय के आ जाएगा, लाइफ टाइम इज इक्वल टू ए नॉट बाय के आ जाएगा। और इसीलिए दोस्तों अगर रिलेशनशिप बिटवीन लाइफ टाइम और टी हाफ सोचना हो तो टी हाफ का फॉर्मूला फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है ए नॉट बाय 2 के, लाइफ टाइम का फॉर्मूला फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है ए नॉट बाय के। रिलेशन तुम्हारी आंखों के सामने है, टी हाफ इंटू 2 इज इक्वल टू लाइफ टाइम फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये हमने जितना आधे घंटे से बड़बड़ करके इक्वेशंस निकाली हैं, ग्राफ्स निकाले हैं, ये सब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हैं। उसी की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाली और उसके साथ खेल खेल के हमने इतनी सारी चीजें कर ली। दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर तुम्हें ढंग से चीजें समझ के सॉल्व करनी है और ग्राफ्स बनाने सीखने हैं, रट्टे मारने हैं तो वो तो मार ही रहे हो आज तक भी, उसका तो कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस कराऊंगी, जस्ट टू टेल यू कि किस टाइप के क्वेश्चंस सिर्फ जीरो ऑर्डर पे फोकस करते हुए अगर आएंगे तो कैसे से आ सकते हैं। तो आई विल ब्रिंग दैट वीडियो अप नेक्स्ट। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो कर दो यार, और दोस्तों से भी करवा दो यार, इतनी मेहनत से पढ़ा रही हूँ, सब्सक्राइब करवा दो, बेल आइकन दबा दो ताकि नई वीडियोस आए तो तुम लोग को पता चले। और टेलीग्राम पे अगर नहीं अभी तक फॉलो कर रहे तो कर लो भाई, तुमसे पूछती हूँ मैं कि कौन सा टॉपिक नहीं आता बता दो, पढ़ा देती हूँ, काम आएगा। थोड़े सेल्फिश हो जाओ, टेलीग्राम पे फॉलो कर लो और बिंदास वहाँ पे बताया करो कि भैया ये वाला टॉपिक पढ़ा दोगी क्या, नेक्स्ट पढ़ा दूंगी यार, बिल्कुल। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।